नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात हुई। दोनों देशों ने इस मुलाकात में संवाद बढ़ाने, मतभेद संभालने और सहयोग को आगे बढ़ाने का संदेश दिया है। इस बैठक के तुरंत बाद दोनों देशों ने यह स्वीकार किया कि भारत और चीन एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स या दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर हैं। द ब्रिक्स का इंटरेस्टिंग है, मतलब अभी जो बयानात आ रहे हैं वहाँ पे अजीत डोभाल की मुलाकात ईरान के रिप्रेजेंटेटिव से भी हुई, वांग यी से भी हुई। वांग यी से वही जो नॉर्मलाइजेशन, ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, जो बॉर्डर नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। बीच बीच में चाइना कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। तो जी ब्रिक्स की जो उपयोगिता है वो इस हिसाब से बहुत बढ़ जाती है, 35%। मतलब मुझे स्टैटिस्टिक्स तो याद नहीं है, काफी बड़ी पॉपुलेशन है क्योंकि चाइना है, इंडिया है, रशिया है और बड़े बड़े देश जो है इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत सारी कंट्रियां दे आर इन क्यू कि आप हमें भी ब्रिक्स का मेंबरशिप दें। इंस्टेंटली उसके अंदर शॉर्ट सर्किट आ गया चाइना के अंदर। उनको आदत थी अटैक करने की, कभी उन्होंने डिफेंड किया ही नहीं अपने आप को, कभी प्रैक्टिस किया ही नहीं क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। अब चाइना के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सडनली वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वो जस्टिफाई दे रहे हैं कि जी हमारे लॉज ऐसे हैं, हमारे लॉज के कारण हमें ये काम करना पड़ रहा है। ईरान में जो मीटिंग हुई थी नरेंद्र मोदी की विद शी जिनपिंग, उसके बाद से नॉर्मलाइजेशन तेजी से बढ़ने लगा था ना। उससे पहले क्या था, काजान से की मीटिंग से पहले जो पोजीशन थी इंडिया की कि जब तक बॉर्डर नॉर्मलाइज नहीं हुआ दूसरे ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं होंगे। लेकिन सप्लाई चेन वगैरह इंडिया की जरूरतें बढ़ने लगी तो उन्होंने ट्रेड वगैरह नॉर्मलाइज कर दिया, क्योंकि वो एक अमेरिकन हेजेमनी से बाहर निकलना चाहते हैं। आप देखिए ना, ट्रम्प साहब ने मेलोनी साहिबा के लिए बोल दिया कि वो एक फोटो के लिए मरी जा रही थी, मुझसे भीख मांग रही थी एक फोटो के लिए। ही लिटरली सेड दैट शी वाज बेगिंग फॉर अ पिक्चर विथ मी। तो वो तो उनको सफाई देनी पड़ी। नमस्कार दोस्तों, जियो भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स और देश की सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी के मोर्चे पर आज एक ऐसी प्रचंड और बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आई है जिसने पूरे वैश्विक डिप्लोमेटिक सर्कल का ध्यान एशिया की तरफ खींच लिया है। लगभग 6 साल के लंबे सैन्य तनाव, तकरार और सीमा विवाद यानी विशेष रूप से साल 2020 की गलवान घाटी की घटना के बाद अब दोनों बड़े देश अपने रिश्तों को एक बार फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी आधिकारिक और हाई लेवल बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है जहां दोनों देशों ने संवाद को बढ़ाने और आपसी मतभेदों को पूरी तरह से सुलझाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय वार्ता में दोनों पक्षों ने इस बात को स्वीकार किया है कि दोनों को एक दूसरे का प्रतिस्पर्धी यानी कि कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि एक दूसरे का साझेदार यानी कि पार्टनर माना जाना चाहिए, ताकि ना सिर्फ इन दोनों देशों का बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ का विकास एक नई और मजबूत दिशा से हो सके। आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे बेहद गुप्त स्ट्रेटेजिक बैठक के मायनों को और जानेंगे कि कैसे डेपसांग और डेमचोक जैसे विवादित इलाकों से सैनिकों को पीछे हटने और बॉर्डर पर परमानेंटली शांति बनाए रखने के लिए नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है और इंडिया और चाइना के रिश्तों में आप अपने क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। द ब्रिक्स का इंटरेस्टिंग है, मतलब अभी जो बयानात आ रहे हैं वहाँ पे अजीत डोभाल की मुलाकात ईरान के रिप्रेजेंटेटिव से भी हुई, वांग यी से भी हुई। वांग यी से वही जो नॉर्मलाइजेशन, ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, जो बॉर्डर नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। बीच बीच में चाइना कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। आप याद है एक इंडियन बरतानिया के पासपोर्ट पर यूके से वो जा रही थी जापान को, तो उसको रोक दिया सेइंग, क्योंकि उसका पासपोर्ट में लिखा हुआ था शी वाज बोर्न इन अरुणाचल प्रदेश, तो उसको रोक दिया। एंड दिस वाज लाइक लास्ट ईयर। तो उससे पहले कई नहीं रोका। तो सवाल ये उठता है कि भाई काजान में जो मीटिंग हुई थी नरेंद्र मोदी की विद शी जिनपिंग, उसके बाद से नॉर्मलाइजेशन तेजी से बढ़ने लगा था ना। उससे पहले क्या था, काजान से की मीटिंग से पहले जो पोजीशन थी इंडिया की कि जब तक बॉर्डर नॉर्मलाइज नहीं हुआ दूसरे ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं होंगे। लेकिन सप्लाई चेन वगैरह इंडिया की जरूरतें बढ़ने लगी तो उन्होंने ट्रेड वगैरह नॉर्मलाइज कर दिया। अब तो 130-140 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो रहा है। इंडिया की डेफिसिट खुद 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गई है, वो भी सिर्फ चाइना से। अगर आप हांगकांग को मिला लें तो इट इज लाइक 170 के करीब टोटल ट्रेड हो गया है इंडिया और चाइना का। सो व्हाट दे हैव डन इज के दे आर प्रिटेंडिंग के बॉर्डर नॉर्मलाइज हो गया है
एंड सो दे हैव नॉर्मलाइज अदर रिलेशंस। इसलिए मोदी का गए, तियानजिन भी गए SCO समिट के लिए, और ये उम्मीद रख रहे हैं कि शी जिनपिंग विल कम टू इंडिया। सो वी विल सी व्हाट हैपेंस गोइंग फॉरवर्ड। अब ये जो ब्रिक्स की जो मीटिंग है, तो इट इज पार्ट ऑफ द ब्रिक्स। इंडिया इज द चेयरमैन है ना इस साल ब्रिक्स का। तो ब्रिक्स की समिट अब इंडिया में होगी, तो इंडिया वांट्स इट टू बी ए सक्सेस। दे वांट शी जिनपिंग टू कम, दे वांट पुतिन टू कम। तो मुझे लगता है इट इज वर्किंग टुवर्ड्स दैट। तो ये जो फाइनल स्टेटमेंट जो इश्यू होता है ना, उसका पहला ड्राफ्ट या मच डेवलप्ड ड्राफ्ट ऑलरेडी तैयार हो जाता है सबमिट से भी पहले। तो इट इज ऑलरेडी सर्कुलेटिंग अमंग द मेंबर्स वगैरह। तो आपको तो याद है कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी मई के महीने में, वहां पे तो काफी झगड़ा हो गया था ना ईरानियंस का विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट। तो जी ब्रिक्स की जो उपयोगिता है वो इस हिसाब से बहुत बढ़ जाती है। 35%, मतलब मुझे स्टैटिस्टिक्स तो याद नहीं है, काफी बड़ी पॉपुलेशन है, क्योंकि चाइना है, इंडिया है, रशिया है, और बड़े बड़े देश जो है इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत सारी कंट्रियां दे आर इन क्यू कि आप हमें भी ब्रिक्स का मेंबरशिप दें, क्योंकि वो एक अमेरिकन हेजेमनी से बाहर निकलना चाहते हैं। आप देखिए ना, ट्रम्प साहब ने मेलोनी साहिबा के लिए बोल दिया कि वो एक फोटो के लिए मरी जा रही थी, मुझसे भीख मांग रही थी एक फोटो के लिए। ही लिटरली सेड दैट शी वाज बेगिंग फॉर अ पिक्चर विथ मी। तो वो तो उनको सफाई देनी पड़ी। ट्रम्प हर एक की इंसल्ट कर रहे हैं, हर एक को इस तरह से जवाब दे रहे हैं, लेकिन अब उनको पलट के जवाब भी तो आ रहा है। इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने अच्छी खासी क्लास ली है ट्रम्प की। हाँ ठीक है, वो तो जवाब आ रहा है, मगर कई ऐसी चीजें जिनका कोई उत्तर नहीं दिया जा रहा है ना। मैंने आपको बताया ना, जो अभी ट्रम्प साहब ने किया है, उन्होंने सो कॉल्ड इतने वॉर रुकवाए हैं, मगर जो वॉर उन्होंने शुरू किए हैं उसकी तो कोई वो हिसाब किताब नहीं दे रहे ना। और जो वो शुरू करके उन्होंने पूरे विश्व की इकोनॉमी को उन्होंने जो है एक तरीके से खतरे में खड़ा कर दिया है। और ये डबल स्टैंडर्ड कब तक चलेगा? मेन प्रश्न तो ये है ना, मुख्य क्वेश्चन तो यही है कि तो सर वो अमेरिका इतनी बड़ी, इतनी पावरफुल कंट्री है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं उसके जवाब में या उसको कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। ट्रम्प जो है वो उनका जो मन में आता है वो करते जा रहे हैं और लोग कुछ कह नहीं पा रहे। लेकिन ये भी है कि अगर हम बात करें यूके की, तो यूके में भी सर अजीब ही भगदड़ मची भी है। एक बार फिर उनके प्राइम मिनिस्टर से रिजाइन करवा लिया गया 2 साल के अंदर। जी देखिए, थैंक यू, इनका भी शुक्रिया अदा करना। जी ये आपको भी प्रणाम कह रहे हैं। देखिए आजू जी, ये कायर स्टेरमर वाला तो ऑन द कार्ड था, क्योंकि जो ब्रेंसन या समथिंग है जो उनके राइवल थे, उन्होंने जो बाई इलेक्शन है वो जीत गए थे, और उसी समय ये क्लियर हो गया था कि कायर स्टारमर जो है वो रहेंगे नहीं। तो दोस्तों, नई दिल्ली में हुई इस हाई लेवल कूटनीतिक वार्ता के पीछे की असली स्ट्रेटेजिक डेप्थ को ध्यान से समझिए। इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है कि दोनों देश बॉर्डर पर शांति की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाएं। चर्चा के दौरान देपसांग और देमचोक जैसे संवेदनशील और विवादित क्षेत्रों से सैनिकों को पीछे हटने यानी कि डिसएंगेजमेंट की प्रगति की समीक्षा दी गई है। भारत का हमेशा से ये स्पष्ट स्टैंड रहा है कि सीमा पर शांति बिना रिश्ते आगे बढ़ाए नहीं हो सकती, और इस बार दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई है कि बॉर्डर डिस्प्यूट को पूरे बायलैटरल रिलेशन पर हवा नहीं होने दिया जाना चाहिए। आने वाले वक्त में आपसी बॉर्डर को बहाल करने और फ्यूचर में कॉपरेशन बढ़ाने के लिए एक नए फ्रेमवर्क को तैयार किया जा रहा है। इस सकारात्मक बदलाव की दिशा का हाल ही में कजान में दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई महत्वपूर्ण बैठकों के दौरान तय हुई थी, जिसका मुख्य लक्ष्य मतभेदों को बिना किसी तीसरी शक्ति के हस्तक्षेप के यानी बिना किसी मीडिएटर के आपसी बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए हल करना है। भारत अपनी संप्रभुता यानी सोवरेनिटी और अखंडता का समझौता किए बिना पूरे कूटनीतिक दबदबे के साथ इस वार्ता को आगे बढ़ा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस नए डिप्लोमेटिक दौर से बॉर्डर पर परमानेंटली शांति बन जाएगी, या भारत को अपने डिफेंस इंफ्रा को और तेजी से मजबूत करते रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ ही पूरे गर्व के साथ लिखें नेशन फर्स्ट पॉलिसी और जय हिंद। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें
और जियो भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।